नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो आज पढ़ेंगे हम अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है अलम, एक होता है कार। कौन सा है? दो शब्द कौन से हमारे? एक अलम प्लस कार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, आभूषण, और ये है करने वाला। यानी कि स्त्री अपने जो रूप सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो श्रृंगार करती है, अब चाहे स्त्री कह लें या पुरुष भी कर सकते हैं सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल, या कोई भी व्यक्ति अपने रूप सौंदर्य को बढ़ाने के लिए और श्रृंगार का इस्तेमाल करता है तो उसे हम कहते हैं अलंकार करना। ऐसे ही जो कवि या लेखक अपनी रचना को और सुंदर बनाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं हम अलंकार। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं मतलब क्या इसका? सजावट, या कहते हैं श्रृंगार। अलंकृत। अलंकार, जो अलंकार के प्रकार हैं वो दो हैं। पहला है हमारा शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार का मतलब यह है कि जिन रचना की या जिन पंक्तियों की, जिन काव्य की पहचान हम पहचान कह दें या हम उसे बनाना कह दें, अगर हम अर्थ के आधार पर करते हैं तो उसे कहेंगे अर्थालंकार, और जिसके शब्द के आधार पर करेंगे तो उसे कहेंगे शब्दालंकार। अगर उसका जो रूप सौंदर्य बढ़ाना है तो अगर हमें शब्दों के माध्यम से बढ़ाना है, यानी कुछ ऐसे शब्द डालने हैं जो उसकी सजावट और बढ़ा सके, तो वह है शब्दालंकार। और कुछ इसमें रहस्यमयी बात डालनी है तो उसे कहेंगे हम अर्थालंकार। आज पढ़ेंगे हम शब्दालंकार। शब्दालंकार में पहले पढ़ना है हमें अनुप्रास। अनुप्रास, अनुप्रास की परिभाषा में आपको लिखना है या समझना है कि जिस वर्ण की, आपको यहां कोष्टक में लिख देना है वर्ण। वर्ण मतलब अक्षर। जैसे क है, ख है, ये क्या है? हमारे वर्ण है। और जैसे करना है, आभूषण क्या है? ये हमारे शब्द हैं। तो यहाँ अनुप्रास में जो हम शब्द की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वर्ण की, यानी कि अक्षर की। तो उसमें क्या है कि जिन अक्षरों की या जिन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, या किसी पंक्ति में एक ही अक्षर की या एक से अधिक अक्षरों की, समझ में आ रहा है, एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी तो उसे कहेंगे हम अनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ उदाहरण है, आप हम देख लेते हैं। तो पहला लिखते हैं हम, भुज भुज गेस की बस संगनी भुजंगनी सी, खेत खेत खाती थी वो दारुल दलन की। क्या है? भुज भुज गेस की वह संगनी भुजंगनी सी, खेत खेत खाती थी वो दारुल दलन की। भुज भुज गेस की वह संगनी भुजंगनी सी, खेत खेत खाती थी वो दारुल दलन के। इसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें एक युद्ध का वर्णन है। जो तलवार है हमारी वो कैसे चमक रही है, बिजली की तरह चमक रही है, और जो दुश्मन है, जो दुश्मन दल है, उसको काट दे रही है। ठीक है। दूसरा उदाहरण है हमारा, कारी कजरारी कारी, काजर सी कोर कारी, भौं कारी कारी, जहां की लट कारी कारी है। कारी, कारी कजरारी कारी,
काजल सी कोरकारी, भौकारी कारी, जाकी लटकारी कारी है। ठीक दोस्तों, पहले वाले में एक वर्ण है भा, वो यहां भी आया, यहां भी आया, यहां भी आया। ठीक है, खा यहां भी आया, यहां भी आया, धा यहां भी आया, यहां भी आया। हम पहले कह चुके हैं या तो एक शब्द एक वर्ण होगा या एक से अधिक वर्ण, एक वर्ण की आवृत्ति भी कई बार हो सकती है या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति भी कई बार हो सकती है। तो उसमें भा की आवृत्ति है, खा की आवृत्ति है, दा की आवृत्ति है। दोस्तों, तो इनकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरे में क्या है, का की आवृत्ति खूब है। ये का है, ये का है, का है, का और का, यहां भी का, एक यहां भी का, यहां भी का और यहां भी का, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार का की आवृत्ति हुई है। ठीक है, इसमें जो जिक्र किया गया है, जो वर्णन किया गया है, वो राधा के रूप का वर्णन किया गया है कि कारी कजरारी कारी, जो कारी कजरारी, जो उसकी जो आंख है, राधा की जो आंख है वो काली है, क्योंकि उनमें काजल सी कोर कारी, जो उसकी आंख की जो कोर है, आंख का जो किनारा है उसका काजल लगा हुआ है, उससे कि उसकी जो आंख है वो काली है। भौकारी कारी, जो हमारी जो राधा की जो भौं है वो भी काली है, और इसकी लटकारी कारी, जो उसके बाल है वो भी काले काले हैं। जो उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है राधा के, तो यहाँ उसकी आंख काजल कारी है और उसकी भौं कारी है और उसके लट कारी है। ठीक है दोस्तों, तीसरा एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। यह है कल कानन कुंडल, कल कानन कुंडल मोर पखा, मोर पखा, उर्प विराजत, उर्प बनमाल विराजत, बनमाल विराजत। यहां भी का की आवृत्ति बार बार है। यहां श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है कि उनके कानों में कुंडल है और जो उर्माने दिल होता है, छाती है, उन पर जो माला है, एक फूलों की माला है, वो उन पर विराज रही है, अच्छी लग रही है। इसमें और देख लेते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहां भी चा की आवृत्ति बार बार हुई है। तो हमें यह समझना चाहिए कि जिस भी काव्य में एक वर्ण की यानी कि एक अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई हो उसको हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार में लिखना है जब एक शब्द या एक से अधिक शब्द इनकी आवृत्ति एक या दो से अधिक बार आई हो और उतने ही बार उसका अर्थ भिन्न हो। यानी कि हम कह रहे हैं एक शब्द 4 बार आया तो 4 बार उसका अर्थ भिन्न होगा। एक शब्द अगर 2 बार आया तो 2 बार उसका अर्थ भिन्न होगा। एक शब्द अगर 3 बार आया तो 3 बार उसका अर्थ भिन्न होगा। तो मतलब क्या है कि जब एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उतनी ही बार उसका अर्थ अलग अलग होता है तो उसे कहते हैं हम यमक अलंकार। बहुत सुंदर अलंकार है। तो इसमें हमें देखना है, जैसे लिखना है गया गया गया, गया गया
और गया। तो इसमें यहां गया जो नाम है किसी का, आदमी का, ये है गया, यानी बिहार का जिला है, स्थान है, और गया मतलब यहां क्रिया है। ठीक है दोस्तों, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये स्थान का नाम है, और ये उसकी क्रिया है। तो कहते हैं गया गया गया। तो यहाँ एक शब्द, शब्द कौन सा है, सिर्फ गया है, वो एक शब्द है। कितनी बार आया, वो 3 बार आया, और तीनों बार उसका जो अर्थ हुआ वो बिल्कुल अलग अलग होता है। और देख लेते हैं इसके एग्जांपल में। पहला, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब यह घटा शब्द 2 बार आया, घटा शब्द 2 बार आया, और दोनों बार इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो यहां घटा है बादल, और यहां शब्द है कम होना, कम होना। ठीक है दोस्तों, तो यहां है घटा शब्द 2 बार आया, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। दूसरा है इसमें, 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। वो नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती है। इसमें 3 बेर, मतलब बेर शब्द 2 बार आया, नगन 2 बार आया, जड़ाती, जड़ाती 2 बार आया। ठीक है दोस्तों, तो यहां जो बेर आया, इन दोनों बेरों के अलग अलग अर्थ हैं। पहले बेर का मतलब है 3 बेर खाती थी। ये जब इसकी कहानी पता जानकारी होगी तब आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ये घटना है या ये कहानी है, वो है महाराणा प्रताप की जो पत्नी है उसके लिए है कि वो 3 बेर खाती थी। जब वो महलों में रहती थी तो खूब अच्छे अच्छे भोजन थे उस समय, और 3 टाइम खाती थी वो, सुबह दोपहर शाम के वे, तो 3 टाइम खाती थी। तो यहां मतलब होता है समय, 3 समय खाती थी। अब कहां चली गई वो, अब है पहाड़ पर रह रही है वो, अब खाने को कुछ नहीं है, तो क्या है 3 बेरों से गुजारा कर रही है। यहां क्या है, फल है। पहले क्या है, 3 टाइम खा रही है, खूब धन संपदा है, खूब माल है, खूब ऐशो आराम है, तो वो 3 समय खा रही है, 3 बेर खा रही है। अब क्या है, अब खाने को कुछ नहीं है, तो यहाँ 3 फल से ही गुजारा कर लेते हैं। वो नगन जड़ाती थी। जब वो पहले महलों में रहती थी तो हाथों में, उंगलियों में नगन जड़े रहते थे। हार है, उनके जो आभूषण है सब में नग्न जड़े थे। नग्न यानी रतन जो होते हैं, हीरे जवाहरात, वो नग्न जड़े रहते थे। अब क्या है, अब नग्न जड़ाती है। अब रह रही है कहां, अब रह रही है वो पहाड़ों पर। जब पहाड़ों पर सर्दी की जो ठंड आती है, ठंडी हवाएं आती हैं, उसे जड़ जाती है। उनके ऊपर रजाई नहीं है, कोई कंबल नहीं है, जो उनकी ठंड है, जो शीत है, उसको कम कर सके। तो यहाँ क्या है, नग्न है, यानी कि वो नंगे हैं, उनके ऊपर कोई रजाई या सौर कह दें या कंबल कह दें, वो नहीं है। अब जड़ जाती है, ठंड में कुकरती है, उसे कहते हैं। पहले जड़ाना क्या है, जड़ाना, लगाना। उसमें क्या है, जड़ाने का मतलब ठंड से सिकुड़ना, तो इसका मतलब जड़ाना, इसका सिकुड़ना, इसका क्या है, लगाना। इसका क्या है, नग्न आभूषण, और इसका क्या है, नग्न अवस्था। इसका क्या है, समय। 3 समय खाती है, यह है 3 बेर खाती है। तीसरा है इसमें, जेते तुमने तारे तेते नभ में न तारे। तो यहां है तारे का 2 शब्द है, तारे और तारे। शब्द एक ही है लेकिन 2 बार आया हुआ है वो, और दोनों बार इसका जो अर्थ है
वो अलग अलग है। पहले तारे का मतलब है कि जेते तुमने तारे, भक्त कह रहा है भगवान से कि तुमने इतने तार दिए। तारने का मतलब होता है उनका, उसे कहते हैं कि तारना, भवसागर से तारना, उनका मोक्ष प्राप्त कर देना। तो जितने तुमने तार दिए, भवसागर से पार कर दिए, उतने आकाश में तारे नहीं है, इतने तुमने तार दिए। ठीक है दोस्तों। अगला है इसका, एक इसमें आता है कि ये बंसी के पर्दे, मिटा दूं, ये बंसी के पर्दे खुल गए, कान के पर्दे हट गए, शर्म के पर्दे तू गौर जरा इस पर्दे। उड़ उड़ जाऊं आसमान में, ऐसे मुझको पर्दे। तो यह क्या है, एक पर्दे ये रहा, एक पर्दे ये है, एक पर्दे ये है, एक पर्दे ये है, और एक पर्दे ये है। तो उसमें 5 जगह, 5 स्थानों पर एक शब्द बार आया है पर्दे, लेकिन 5 बार उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल भिन्न है। तो यहां क्या है पहले कि ये बंसी के पर्दे, यानी कि एक टर्म्स होता है म्यूजिक में पर्दे, यानी जो धुन है उसे कह रहा है कि ये बंसी के पर्दे खुल गए, कान के पर्दे। बंसी की जो गोपियां कह रही है, बंसी की जो धुन है कृष्ण की, उसके सुनकर हमारे कान के पर्दे खुल गए और हट गए शर्म के पर्दे, और हम उनकी ओर दौड़ पड़े। हमें कोई लोक लज्जा नहीं रही, हमने ये नहीं देखा कि हमें कौन देख रहा है, हम उसकी ओर दौड़ पड़े, हम सब कुछ भूल गए। तो गौर जरा इस पर्दे, इस पर्दे, यहां भी पर्दे लगे। उड़ उड़ जाऊं आसमान में, ऐसे मुझको पर्दे। यह क्या है, शब्द एक है पर्दे, लेकिन कई बार आया है, और जितनी बार आया है उसके उतनी ही बार उसके अर्थ भिन्न है। और देख लें इसका है सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, सारंग पड़ गई दीठी, पड़ गई दीठी। सारंग छोड़ सारंग चली, सारंग छोड़ सारंग चली, सारंग शरण पीठी। क्या है, शब्द एक बार आया, मतलब शब्द एक है सारंग, और कितनी बार आया है, वो एक से अधिक बार आया है। सारंग ले सारंग चली, सारंग पड़ गई दीठी, सारंग छोड़ सारंग चली, सारंग शरण पीठी। तो यहां है सारंग ले सारंग चली। तो पहले जो सारंग है, सारंग ले सारंग चली, तो सारंग का मतलब होता है औरत, महिला। यह है महिला, महिला ले सारंग चली, तो ये सारंग का मतलब है घड़ा। तो जो महिला है वो घड़ा लेकर कहां जा रही है, पानी भरने जा रही है। क्या है वो, पनियारन है, पानी भरने जा रही है। कि एक सारंग ले सारंग चली, सारंग पड़ गई दीठी। लेकिन क्या है कि बादल की नजर पड़ जाती है उन पर, बादल की नजर पड़ जाती है, यानी कि बारिश ही होने लगती है। तो इसका मतलब है बादल। एक महिला
बादल की नजर पड़ गई, सारंग ले सारंग चली, सारंग पड़ गई पीठी दीठी। अब इस सारंग का मतलब है महिला, सारंग छोड़ ये भी घड़ा, तो उन्होंने क्या किया कि घड़े को वही छोड़ दिया, घड़े को वही छोड़ दिया, और इसका मतलब पेड़, और पेड़ की शरण ले ली उससे बचने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहां एक शब्द सारंग ले सारंग चली, सारंग पड़ गई दीठी, सारंग छोड़ सारंग चली, सारंग शरण पीठी, उन्होंने पेड़ की शरण ले ली। एक शब्द कई बार आया और कई बार उसका अर्थ भिन्न रहा। तो ये क्या है, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। एक और इसमें बिल्कुल फेमस उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी। कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग, या पाए बोराय। ठीक है दोस्तों, तो यहां है कनक कनक के सौगुनी, इस कनक का मतलब दो है, यहां है धतूरा और यहां है सोना, यानी कि धतूरा सोने से ज्यादा मादक है, यानी कि नशीला है। धतूरा सोने से ज्यादा नहीं, इसका मतलब है सोना, माफ करना, यह है सोना और यह है धतूरा। तो यहां जो कहना चाह रहा है कवि कि सोना धतूरे से ज्यादा मादक है। हालांकि धतूरा क्या है, एक नशीला एक फल होता है, जिसे खाकर नशा आ जाता है, तो यह कह रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या है, नशीला कौन है, सोना है। क्योंकि इस धतूरे खाकर क्या हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है, और अगर सोने को सोना से मिल जाता है वो भी पागल हो जाता है। ठीक है, इसका यह अर्थ है कि एक को खा ले तो पागल हो जाता है, और एक अगर मिल जाए तो पागल हो जाता है। दोस्तों ये हो गया हमारा यमक अलंकार। इससे बहुत से अलंकार हैं, ये था हमारा यमक अलंकार। अब पढ़ेंगे हम श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या है कि जब एक शब्द के जो अर्थ होंगे वो आएगा एक बार, लेकिन उसके अर्थ भिन्न होंगे, कई अर्थ उसमें चिपके होंगे, क्योंकि श्लेष का मतलब होता है चिपकना। अर्थ क्या है, चिपकना। जो श्लेष शब्द है वो तत्सम शब्द है सरेस का, यानी कि कहते हैं सरेस। सरेस ऐसा पदार्थ है जो कुछ वस्तुओं को चिपकाता है, एक कर देता है, टूटी फूटी वस्तुओं को, उसे कहते हैं सरेस। वो तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या है, श्लेष। तो उसका मतलब है कि एक जो शब्द जो कई अर्थ उसके चिपके हों या उसका कई अर्थ निकलते हों, साधारण भाषा में कहते हैं डबल मीनिंग बात है। जब कोई आदमी दो तरह की बात करता हो, उसके दो अर्थ निकलते हो, द्व्यर्थी बात हो, उसे कहेंगे हम श्लेष अलंकार। यानी कि बात एक ही होगी लेकिन उसके कई अर्थ होंगे इसमें। ठीक है, यमक में क्या है, यमक में यह है कि वहां एक शब्द कई बार आएगा और कई बार उसके अर्थ होंगे, लेकिन क्या है, यहां शब्द एक बार आया, वहां क्या है, शब्द दो, मान लो हम कहते हैं दो बार आया, यहां एक बार आया, वहां उसके अर्थ कई होंगे। श्लेष में क्या है, यहां अर्थ कई होंगे लेकिन एक बार आएगा। दोनों में अंतर क्या है, वहां एक शब्द अधिक बार आएगा और मान लो चार बार आया, चार अर्थ होंगे, चार अलग अलग अर्थ होंगे। यहां शब्द एक बार आएगा लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होंगे। यह अंतर है श्लेष अलंकार में और यमक अलंकार में। ठीक दोस्तों, अब इसको देख लेते हैं उस एग्जांपल जो समझ में अच्छे लगा जाएगा। पहला है इसमें शरण धरत, चिंता करत, देखत चार चहु ओर। सुबरन को
खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। क्या है? चरण धरत चिंता करत देखत चहु और सुमरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो यहां 3 शब्द एक होगा, लेकिन उसके हम 3 अलग अलग संदर्भ होंगे। तीनों संदर्भ में अलग अलग अर्थ देखते हैं। तो हमारे पास 3 आदमी है, एक है कवि, एक है व्यभिचारी, एक है चोर। कवि हम समझाते हैं, कवि का मतलब क्या है? पोएट, जो कविता रचना करता है। व्यभिचारी जो गैर औरतों के साथ संबंध रखता हो उसे कहते हैं व्यभिचारी, यानी कि एडल्ट्री। इसे जार कर्म कह सकते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में कहते हैं एडल्ट्री। जिसके कई औरतों के संबंध हो उसे कहा जाता है व्यभिचारी। और यह है चोर। ठीक है, पहले देख लेते हैं कवि के संदर्भ में। यहां अब कवि चरण धरत, चरण क्या है? जो अपनी रचना करता है, जो उसको चरण है, चरण यानी कोमा से पहले, कोमा से पहले, कोमा के बाद, यानी हम कहते हैं कोमा लग रहा है यहां। ठीक है, कोमा के बाद एक चरण ये रहा, एक चरण ये है, एक चरण ये है, एक चरण ये है। तो किसी रचना में या किसी पुरुष में कुछ चरण होते हैं, कुछ में 4 होंगे, किसी में 6 चरण होंगे। तो क्या है? कवि क्या कर रहा है? चरण रख रहा है, चरण धरता है, लिखता है और चिंता करता है, कहीं मेरा वर्ण गलत ना हो जाए, कहीं मेरी तुकबंदी गलत ना हो जाए, कहीं मेरा काफिया है, रदीफ है, वो गलत ना हो जाए। तो वो चिंता कर रहा है और चारों ओर देखता है। कौन? कवि। सुवर्ण, यहां कवि के लिए क्या है? सुवर्ण, सुवर्ण। वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण मतलब अक्षर। वो जो सुंदर अक्षर खोज रहा है। कवि क्या कर रहा है? चरण रख रहा है, जो कविता में चरण होते हैं वो रख रहा है, छंद के चरण। चिंता कर रहा है, कहीं मेरा काफिया, कहीं मेरा वर्ण, कहीं मेरा तुकांत गलत न हो जाए, और एक अच्छा वर्ण तलाशने की कोशिश कर रहा है। तो इसे कहेंगे कवि। अब है व्यभिचारी की बात। वो मान लो किसी घर में जा रहा है, किसी स्त्री से मिलने के लिए। अब चिंता भी कर रहा है, कोई इसे देख न ले या कोई इसे पहचान न ले, कोई उसकी पकड़ी न जाए, चारों ओर देख भी रहा है, सुवर्ण को खोज रहा है। अब यहां है सुवर्ण। जो पहले में था कवि का, यह था अक्षर। वर्ण मतलब रंग, कहते हैं ना गौर वर्ण, श्याम वर्ण। ये क्या है? सुंदर स्त्री को तलाश कर रहा है व्यभिचारी। तीसरा है चोर। अब चोर यहां अपने कदम रख रहा है किसी घर के अंदर चुराने के उद्देश्य से, और चिंता कर रहा है, चारों ओर देख भी रहा है, कोई से देखने ले कहीं मार न पड़ जाए, और सुवर्ण को खोज रहा है। तो यहां हो जाएगा हमारा स्वर्ण, यहां सोना। तो यहां जो सुवर्ण है उसको 3 भागों में बांटा हमने। तीनों के संदर्भ अलग अलग है, चरण धरत के तीनों के अलग है, यानी कि हर लाइन कवि के लिए अलग है, व्यभिचारी के लिए अलग है और चोर के लिए अलग है। शब्द एक ही है, लेकिन तीनों के लिए अलग अलग संदर्भ में प्रयोग की गई है। तो यह है हमारा श्लेष अलंकार। उसको इसमें पहला है हमारा मोती। जो मोती का बनना होता है वो प्राकृतिक रूप से बनता है। उसमें एक नक्षत्र होता है, स्वाति नक्षत्र। एक विशेष समय होता है, उस समय का नाम है, विशेष नक्षत्र का नाम है स्वाति। उस स्वाति नक्षत्र में जब जो सीप खुलता है, उस सीप में एक पानी की बूंद गिर जाती है या ओस की बूंद गिर जाती है, फिर वो कुछ बंद हो जाता है, सीप बंद हो जाती है, फिर क्या है उसमें मोती बन जाता है। तो लेकिन ये जब ही होता है जब एक स्वाति नक्षत्र आता है, खास समय आता है, ये उसी समय के बने हुए सीप में ही मोती बनता है। तो क्या है? मोती किससे बना? पानी से बना। मानस यानी आदमी है, आदमी की जरूरत क्या है? पानी है। पानी पीने को पानी चाहिए, रहने को पानी चाहिए, घर बनाने को पानी चाहिए, और भी विशेष जरूरत है उसके लिए। नहाना है, धोना है, कपड़े धोने हैं, सबके लिए क्या है? पानी चाहिए। तीसरा क्या है? चून यानी कि आटा। आटा को गूंथने के लिए
पानी की जरूरत पड़ती है। तो यह क्या है कि पानी शब्द एक ही है, लेकिन उसके जो अलग अलग संदर्भ में प्रयोग किए गए हैं, मोती के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, मानस के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, और चून के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, यह है हमारा श्रेष्ठ अलंकार। अगला है इसका उदाहरण, मंगल को पट देत बार बार। अब यहाँ जो मंगल शब्द है कई बार प्रयोग हुआ है, एक बार, लेकिन कई अर्थों में प्रयोग होता है। पहला शब्द है मंगल को, क्या अगर मांगने वाला आ जाए, मांगने वाला आ जाए यानी भिखारी आ जाए, इसका मतलब है भिखारी। भिखारी आया और हमने क्या कर दिया, पट, पट मतलब दरवाजा, दरवाजा लगा दिया। ठीक है, भिखारी आया मांगने को और हमने दरवाजा लगा दिया, तो इसका मतलब मंगल को पट दे दिया हमने। दूसरा, भिखारी आया हमने पट दे दिया, पट मतलब वस्त्र दे दिए। तो एक शब्द है इसका, दूसरा अर्थ है वस्त्र। भिखारी आया हमने दरवाजा लगा दिया, पट दे दिया यानी कि दरवाजा लगा दिया। दूसरा है हमने पट दे दिया यानी कि उसको वस्त्र दे दिए। तीसरा है इसमें कि भिखारी आया हमने उसे पट दे दिया यानी कि उसे तुरंत दे दिया, कहते हैं चट मगनी पट ब्याह, तो हमने तुरंत उसे मांगने वाले को दान दे दिया, इसे कहते हैं तुरंत। तो ये इसका शब्द एक है, लेकिन कई अर्थों में प्रयोग किया गया है। पट का मतलब दरवाजा है, पट का मतलब वस्त्र है, पट का मतलब तुरंत है। ये है हमारा श्लेष अलंकार। एक और उदाहरण है इसमें, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। भानजा, अंदर के वीर। इसमें एक शब्द है वृषु भानजा। क्या है? वृषु भानजा। दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है वृषभान और जा। हमने कई गीतों में सुना है ब्रज के में कि वृषभानजा, तो किसे कहते हैं? वृषभान की दुलारी। कौन है? राधा। वृषभान एक राजा है और उनकी जो बेटी है राधा, जो कृष्ण की राधा बन जाती है, वो है वृषभानजा। तो क्या है? वृषभान की बेटी यानी राधा के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा है वृषभ, वृषभ अनुजा। अनुज मतलब होता है भाई और अनुजा का मतलब होता है बहन। वृषभ मतलब बैल। अब बैल की जो बहन है वो कौन है? गाय। तो जो वृषभानजा दो शब्दों के लिए प्रयोग किया गया है, राधा के लिए एक शब्द राधा और एक है इसका गाय। वो हलदर के वीर या कृष्ण के भाई के रूप में किया गया है। अगर बात राधा के लिए की गई है तो यहां की गई है हलदर का वीर कौन है? हलदर यानी दाऊ भैया यानी कि बलराम, और बलराम के भाई कौन है? कृष्ण। अगर हम राधा के लिए कर रहे हैं, वृषभानजा के लिए कर रहे हैं, तो बात होगी यहाँ कृष्ण की। और अगर हम बात कर रहे हैं गाय के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो है हलदर के वीर। हलदर कौन है? उसके लिए जो बैल होता है, बैल जो हलदर के वीर, यहां हल रखने वाले के लिए कर रहे हैं। फिर दोस्तों यह है हमारा श्रेष्ठ अलंकार। तो आशा करता हूं आप सबको अलंकार पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अगर समझ में आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप अपने जो कमेंट से भी हमें अवगत कराइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी सलाह हो आप वो भी ले सकते हैं, चाहे हमारी अच्छाई हो चाहे हमारी बुराई हो, चाहे हमारे आप प्रशंसा करें चाहे हमारी आलोचना करें, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।